प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमईसी यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में देश के दिग्गज अर्थशास्त्री से लेकर तमाम पॉलिसी एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में एक बार फिर से आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। वेस्ट एशिया वॉर की वजह से दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी तक, ईंधन बचाने से लेकर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने तक मोदी ने तमाम मुद्दों पर रायशुमारी की। युद्ध के वक्त में नरेंद्र मोदी कैसे आगे चल रहे हैं, अब आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश बीजेपी पर भरोसा करता है। यह भरोसा कैसे आता है? मोदी पर देश का ट्रस्ट कैसे बढ़ता जाता है? मोदी और मोदी की पार्टी जब भी चुनाव जीतती है तो उसका असर कैसा होता है, यह समझने के लिए आपको आज बंगाल को देखना होगा। बंगाल के लिए मोदी ने परिवर्तन की दरकार का जो नारा दिया था, वो परिवर्तन जमीन पर कैसे हो रहा है, आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद समझेंगे। बंगाल के चुनाव, बंगाल चल रहा, हर कोई बंगाल की चर्चा करता। 22 तरफ पूरा बंगाल है। नरेंद्र मोदी जून में भी बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। विरोधी इकोसिस्टम को क्या डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं? मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, माफियाओं का द एंड नियर है। मोदी ने तय कर लिया है, बंगाल से शुरुआती रुझान आने लगे हैं। भ्रष्टाचारी कहीं भी छिपाओ, अब बचेगा नहीं। मोदी ने ठान लिया है, वसूलीबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी ने फैसला कर लिया है, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब, और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मोदी के जीतने का मतलब क्या होता है, ये आपको उदाहरण के साथ कुछ तस्वीरों की मदद से दिखाते हैं। मोदी जब कहते हैं कि जनता का भरोसा बीजेपी पर है, तो उसकी वजह ये तस्वीर ही है। बंगाल में एक्शन शुरू हो चुका है। क्रिमिनल से लेकर गैंगस्टर्स तक, कट मनी किंग से लेकर तोलाबाज तक, टीएमसी के गुंडों से लेकर आम लोगों पर रौब जमाने वाले नेताओं तक, सबकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन क्लीन से टीएमसी के खेमे में सनसनी मच गई है। मोदी ने 4 मई को बंगाल जीता। 9 मई को बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। 4 मई के बाद सिर्फ 33 दिन के अंदर बंगाल में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। कहीं टीएमसी से जुड़े गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर धर दबोचा गया, तो कहीं टीएमसी से जुड़े बाहुबलियों ने, क्रिमिनल्स ने, भ्रष्टाचारियों ने खुद ब खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बंगाल में नई सरकार आने के बाद से लेकर अब तक भ्रष्टाचार, वसूली, राहत सामग्री का बंद, पोस्ट पोल हिंसा जैसे मामलों में 70 से ज्यादा टीएमसी नेता, काउंसलर्स और लोकल लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें पूर्व एमएलए से लेकर मिनिस्टर्स और पंचायत लीडर्स तक शामिल हैं। माफियाओं में मोदी की वार्निंग और ताबड़तोड़ एक्शन से खौफ का आलम कैसा है, इसे एक एक करके तस्वीरों की मदद से आपको दिखाते हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना से जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो है टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला की। टीएमसी की टॉप लीडरशिप के खासम खास शौकत मोल्ला भांगड़ ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। जनाब बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, लेकिन बांग्लादेश भागने से पहले एनआईए की टीम ने शौकत मोल्ला को धर दबोचा। टीएमसी के राज में बंगाल के लोग शौकत मोल्ला से कितने त्रस्त हो चुके थे, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जब एनआईए की टीम इसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लेकर पहुंची, तो चोर चोर के नारों से, मुर्दाबाद के स्लोगन से इसका वेलकम हुआ। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम जब शौकत मोल्ला को मुस्लिम इलाकों से लेकर पहुंची, तो वहां भी शौकत मोल्ला के खिलाफ मात चोर की धुन पर डीजे बजाने वाले मुसलमान ही थे। आईएसएफ के ये सारे वर्कर्स अंडे के साथ रेडी थे, लेकिन गाड़ी के भीतर होने की वजह से शौकत मोल्ला अंडों की चोट से बच गया। लेकिन टीएमसी का ये गैंगस्टर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब शौकत मोल्ला के बाद बाकियों का भी नंबर आने वाला है।
शौकत मल्ला जैसे एंटी सोशल जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीना नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करना नहीं दिया है। और जो नड्डा जी आए थे हमारे डायमंड हार्बर जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में ही रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वो 15 सालों टीएमसी जमानत के बाद बीजेपी कर्मी कार्यकर्ता का बार-बारी लूटपाट किया, उन लोगों को शारीरिक अत्याचार किया, कुदालेर बाट लोहा रॉड लेकर के टीएमसी गुंडा बाहिनी और शौकत मोल्ला टीम मेरा बीजेपी कार्यकर्ता को मारधर किया। हम लोग आज आए यहाँ पे शौकत मोल्ला को और देशोद्रोही शौकत मोल्ला को फांसी हम बताएंगे, वो देना ही फांसी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सजा होना चाहिए। ऐसे कई शौकत मोल्ला का हिसाब होना शुरू हो गया है। कुछ और सैंपल्स आपको दिखाते हैं। हुगली के जंगीपुरा में एक लोकल टीएमसी लीडर रमेश पात्रा को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के आरोप में धर दबोचा गया है। अब इनसे मिलिए, ये टीएमसी से जुड़े शाहिदुल मियां हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने घर बनाने की मदद पाने वाले लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कट मनी वसूला। लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली, माथा भांगा के गुस्साए लोगों ने जवाब मांगा तो टीएमसी के शाहिदुल मियां डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बच नहीं सके, पकड़े गए। इस वक्त माफियाओं की, गुंडों की, मवालियों की नौबत ऐसी आ गई है कि वो घर हो या घर के भीतर अपने बिस्तर के नीचे दुबक कर बैठे हैं या धड़ाधड़ सरेंडर कर रहे हैं। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जो कोई निकल रहा है उस पर पब्लिक का गुस्सा अंडों की शक्ल में फूट रहा है। दे अंडे, दनादन अंडे फेंक फेंक कर बंगाल की पब्लिक टीएमसी से जुड़े ऐसे तमाम तोलेबाजों को सबक सिखा रही है। और इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माथा भांगा टाउन की वार्ड नंबर 8 की पार्षद काकली घोष पर आरोप लगा था कि उन्होंने रेजिडेंट से लाखों रुपए कट मनी के नाम पर वसूले थे। अब सरकार बदलते ही वो सबके पैसे लौटाने लगी। शुक्रवार रात 4 लोगों को 1 लाख रुपए वापस भी किए और ये सिर्फ पहली किस्त है। इन्हें अभी बाकी रकम भी लौटानी है। जल्दी लोगों के पैसे रिटर्न करो वाला ये सीन बंगाल के कोने कोने में दिख रहा है। कूच बिहार में 80 से 85 लाख रुपए 5 साल में वसूले गए थे, अब वो भी लौटाए जा रहे हैं। आवास योजना, राहत फंड, पंचायत काम के नाम पर 5,000 से 25,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति जो कट मनी ली गई थी, वो भी अब रिफंड किया जा रहा है। एक्शन का दायरा सिर्फ तोलाबाजों तक सीमित नहीं है, अपराधियों के खिलाफ भी फटाफट एक्शन शुरू हो चुका है। कुमार खाली, बसंती और संदेश खाली जैसे इलाकों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं, जिन्हें शांति भंग करने के लिए छिपा कर रखा गया था, वो भी एक तालाब के अंदर। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले एक एक माफिया की दुकान बंद होने लगी है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। तो इसलिए ये पार्टी में रहना हम लोग को बहुत पेशी में लग रहा था। ये पार्टी सिर्फ नाम का माइनॉरिटी काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कट मनी ले और ऊपर पहुंचाए। तो मैं आने के बाद ये सिद्धांत लिया हूँ कि मैं पार्टी से रिजाइन देना मुनासिब समझता हूँ। कट मनी यहाँ पर आप नीचे से लेके ऊपर तक कट मनी, नीचे वाला को बोलो तो अपने ऊपर में हमको देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जी पूरा उनका टीम आईपैक सब अभिषेक बनर्जी, जितना भी नीचे में कैडर है सब अभिषेक बनर्जी का। वो पूरा पैसा रुपया कट मनी वहाँ पहुँच रहा था और ये इसी वजह से लोग अंदर से बहुत ज़्यादा आज ये जो भी पार्टी ख़त्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज़्यादा जुल्म हम लोगों ऊपर भी आज 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पूरा ख़त्म कर दिया बंगाल को, पूरा टीएमसी को आईपैक और अभिषेक मिल के ख़त्म किया।
रही बात मोदी के सियासी दुश्मनों की, तो देख लीजिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम रहते हुए जब काली घाट मंदिर जाया करती थी तो पूरे मंदिर को किले में तब्दील कर दिया जाता था। आज उन्हीं ममता बनर्जी को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, दर्शन के लिए भी आम लोगों की तरह इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच दीदी और भाईपो दोनों पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। दीदी ने कुछ घंटों पहले मीटिंग बुलाई तो सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद मीटिंग में पहुंचे। बगावत ऐसी कि खुद टीएमसी के दूसरे गुट से जुड़े नेता कहने लगे हैं कि जिस रफ्तार से दीदी का कुनबा खट रहा है, कहीं वो देश की सियासत से गायब ही ना हो जाए। देखिए, 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे, इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे। टीएमसी का बागी गुट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गया है। अभिषेक अचानक कोलकाता छोड़कर दिल्ली निकल लिए और इस बीच अब अभिषेक की सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है। खबर फैलने लगी है कि क्या काकोली घोष दस्तिकार अभिषेक बनर्जी की जगह लोकसभा में पार्टी की लीडर बन जाएंगे। ऋतव्रत बनर्जी गुट टीएमसी के नंबर 2 यानी अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के लीडर पद से हटाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतव्रत गुट काकोली घोष दस्तिकार को अभिषेक बनर्जी की जगह लोकसभा लीडर बनाने का फैसला कर चुका है। शुक्रवार रात तक काकोली के समर्थन में 10 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर जमा भी हो चुके हैं। 7 जून यानी रविवार को करीब 20 टीएमसी लोकसभा सांसदों की बैठक हो सकती है। अटकलें हैं कि 8 जून को जब इंडी अलायंस की बैठक दिल्ली में हो रही होगी, उसी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंप दी जाएगी जिसमें काकोली घोष दस्तिकार को नई लीडर बनाने का प्रस्ताव होगा। इस खबर की टाइमिंग इसलिए भी नोट करने वाली है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही काकोली घोष ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि 2026 में ममता बनर्जी को मिली हार की वजह उनकी खराब नीतियां और सरकार का फेल्योर था। यानी बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है, दीदी को एक और झटका लगना बाकी है। टीएमसी पार्टी खत्म हो रही है, खत्म हो गई है। टीएमसी तो खत्म हो गई, मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। तृणमूल कांग्रेस के मूल में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस आई को छोड़कर जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने ममता जी को इतना महत्व दिया था, इतना प्यार दिया था, उसको दगा देके, धोखा देके इन्होंने कांग्रेस तोड़ी थी और कांग्रेस को तोड़कर अपनी कांग्रेस बनाई थी जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस, यानी असली कांग्रेस। और कांग्रेस आई को वो नकली कांग्रेस कहती थी। आज वही हिस्ट्री दोहरा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनकी पार्टी अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, अलग बात है, लेकिन दोनों में होड़ था कि मुस्लिम लीग के रास्ते पे कौन चलता है, तो तुष्टीकरण करती रही 15 साल और कुछ किया नहीं। आज तृणमूल कांग्रेस के साथ वहां की जनता नाराज है, वोटर नाराज है, सांसद नाराज है, विधायक नाराज है, कॉरपोरेटर नाराज है, तृणमूल के नेता नाराज हैं। सिर्फ अभिषेक बनर्जी को नेता स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी काम कर रही हैं। इनकी पार्टी की हालत वही होगी जो कांग्रेस की हालत हुई है, यानी 2 एमएलए कांग्रेस के हैं, वो भी 2 मुस्लिम हैं। अब इनके साथ भी 1-2 लोग रह जाएंगे और बुआ भतीजे की पार्टी कहलाएगी। टीएम जो तृणमूल की जगह कांग्रेस अभिषेक बन जाएगी। बस मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, एक पार्टी आदर्श नीति का ऊपर खड़ा होके आगे बढ़ेगा तो इतना जल्दी ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो चीज हो रहा है ये सबको पता है। जो कांग्रेस का एक नकली कांग्रेस बनाने का जो प्रयास था, इसलिए छात्र परिषद, तृणमूल छात्र परिषद, तृणमूल युवा कांग्रेस, ये जो तरीका था ये तरीका गलत था। अभी ये आज प्रूव हो गया जे ये गलत तरीका का ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा था।
इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का इतना जल्दी आज ऐसा स्थिति में आज खड़ा हो गया। देखिए, जिसका काम ही है तोड़ना, उसको किसी न किसी दिन टूटना ही है। आने वाला कल में ये इस्लामिक हिस्ट्री में तृणमूल कांग्रेस का नाम लिखा रहेगा। तृणमूल कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी कहना सही है या नहीं, ये लेकर चर्चा होने वाला है। और तृणमूल कांग्रेस का एक ही नीति था, वो था भ्रष्टाचार। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तो तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी मामले में हमारा दखल देने का कोई भी इच्छा नहीं है दूर दूर तक। बिना तृणमूल कांग्रेस का ही हम लोग 207 आसन में हमारा प्रत्याशी जीत कर आए हैं, 2/3 बहुमत मिला। और आने वाला काल में ये भाजपा का ग्राफ ऊपर जाएगा। लोग इसका खिलाफ वोट दिया है, ये सारे का सारे जो है इसका छवि जनता को मालूम है। तो इसलिए तृणमूल का रसोई में क्या पक रहा है, उसमें तीखा है या नमकीन है, ये हम लोगों का क्या लेना देना है। हाँ, हम लोग तो देख रहे हैं, एक साइलेंट स्पेक्टेटर का माफी। टीएमसी में जारी अंदरूनी उठापटक के बीच अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहने को वो 8 जून को होने वाली इंडी अलायंस की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि 8 जून को ममता गुट के लोग खरगे की इंडी अलायंस वाली बैठक में जाएंगे और उधर ऋतव्रत गुट अभिषेक बनर्जी के पद पर दावा ठोक रहा होगा। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में वो सियासी तस्वीर बहुत मायने रखेगी। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री इसी महीने की 20 तारीख को वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे के मौके पर एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला बंगाल दौरा होगा और जाहिर है मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो बंगाल के लोगों से सीधी बात करेंगे। 1 महीने में क्या हुआ, आगे क्या क्या होने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा देंगे। वो ब्यौरा क्या होगा, इसका हिंट मोदी पहले ही दे चुके हैं। बाईं तरफ पूरा बंगाल है और दाहिनी तरफ पूरा आसाम है। दशकों से विकास के सपने देखे थे, जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। 20 जून को मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले ही मोदी के मंत्री बंगाल पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कोलकाता मेट्रो को 60 नए अत्याधुनिक ट्रेनें मिलेंगी। साथ ही साथ दिल्ली से सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। बंगाल में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा महज 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। मोदी ऐसे काम करते हैं, बुलेट की स्पीड में प्रोजेक्ट्स पूरा करते हैं, तभी तो हर चुनाव जीतते हैं। मोदी की गारंटी पर देश को इतना भरोसा क्यों और कैसे, आज ये भी समझ लीजिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री के दुश्मन मोदी की कुर्सी छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे थे, उस वक्त मोदी देश भी संभाल रहे हैं और आगे का भी प्लान बना रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच, ईरान अमेरिका युद्ध से पैदा हुए उथल पुथल के बीच मोदी ने आज एक अहम बैठक की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC की इस मीटिंग में दिग्गज अर्थशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में मोदी ने वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। मोदी ने एनर्जी मार्केट, महंगाई का दबाव, सप्लाई चेन में रुकावट और व्यापार के प्रभाव पर खास ध्यान देने को कहा। मोदी ने इस मीटिंग में फिर से आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में रणनीतिक निवेश की वकालत की। लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने का आग्रह किया। निवेश के माहौल को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। भारत की ग्रोथ पर भी बात हुई। यानी जिस युद्ध काल में पूरी दुनिया रेंग रही है, उस वक्त भारत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और यह मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। हम सब जानते हैं दुनिया संकटों में घिरी हुई है।
सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। नरेंद्र मोदी जो गारंटी दे रहे हैं उसमें से एक गारंटी बस कुछ ही घंटों पहले पूरी हुई है। युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से रफ्तार दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही है, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7 और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8 और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। यानी नरेंद्र मोदी के जो सियासी दुश्मन भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, जो राहुल गांधी, जो इंडिया अलायंस के दूसरे नेता देश में आर्थिक तूफान आने वाला है कि मनोहर कहानियां सुना रहे थे, आज उनकी जुबान पर ताला लग गया है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। मोदी का सुशासन एक बार फिर से रंग लाया है।